Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mad Vibes, and today we are beginning our oral and maxillofacial surgery series with an introduction to orthognathic surgery. So let's get started. So ortho means aligned and gnathos means jaws. So what is orthognathic surgery? Ortho means aligned and gnathos means jaws. So orthognathic surgeries क्या हैं? The surgeries which are done to bring the jaws in proper alignment. So orthognathic surgeries are surgeries which are done to bring the jaw in proper alignment. So why do we do orthognathic surgeries? What is the need of orthognathic surgery? So first is to correct the function. Functions कैसे? Such as chewing, speech, swallowing, airway. So when the jaws are not in proper position, जब मैंडिबल आगे है या मैंडिबल पीछे है, बहुत मैक्सिला आगे है, तो एयरवे क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. सो फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन अपन करेक्ट करते हैं अपना जॉस का पोजीशन बाय ऑर्थोग्नाथिक सर्जरीज. सेकेंड इज फॉर एस्थेटिक्स, टू इम्प्रूव द एस्थेटिक. अगर किसी पेशेंट की बहुत गमी स्माइल है और उसको एस्थेटिक करेक्शन चाहिए तो ऑर्थोग्नाथिक सर्जरीज करते हैं. नाउ इंडिकेशंस ऑफ ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी. इंडिकेशन ऑफ ऑर्थोग्नाथिक सर्जरीज. ऑर्थोग्नाथिक सर्जरीज. फर्स्ट इज congenital skeletal abnormalities. जैसे कि skeletal class 3, cleft palate and lip. So these are the congenital skeletal abnormalities. जैसे किसी को क्लेफ्ट पैलेट है तो उसके लिए क्या क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हो गई. अब मैक्सिला में क्या हो जाता है? जब मैक्सिला क्लोज़र होता है अपना, जब अपन ऑपरेट करते हैं क्लेफ्ट पैलेट को तो सर्जिकल स्कार बन जाता है. जो स्कार है वो प्रिवेंट करता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ मैक्सिला. तो हाइपोप्लास्टिक मैक्सिला के कारण क्या होता है? रेट्रोग्नाथिक मैक्सिला हो जाता है. जो मैक्सिला है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, मैक्सिला छोटा रहता है. तो इसके करेक्शन के लिए अपन करते हैं ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी. सो क्लेफ्ट पैलेट में इसीलिए ऑर्थोग्नाथिक सर्जरीज इंडिकेटेड रहती है, क्योंकि जब अपन हार्ड पैलेट को ऑपरेट करते हैं, किस टाइम पे ऑपरेटेड होता है हार्ट पैलेट? इन 9 to 18 months ऑफ एज. जब अपन ऑपरेट करते हैं तो देयर इज़ अ सर्जिकल स्कार, और ये स्कारिंग क्या है? ये स्कारिंग प्रिवेंट करती है, स्कारिंग प्रिवेंट दी नॉर्मल ग्रोथ ऑफ मैक्सिला. जिसके कारण क्या हो रहा है? अपना हाइपोप्लास्टिक मैक्सिला या रेट्रोग्नाथिक मैक्सिला. ठीक है. नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे थे इंडिकेशंस ऑफ ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी. द सेकेंड इंडिकेशन इज ट्रॉमा. ट्रॉमा जैसे कि ट्रॉमा हुआ है जिसके कारण क्या हो गया है? एंकाइलोसिस हो गया है, अपना कॉन्डाइल वो एंकाइलोज्ड हो गया है, TMJ एंकाइलोसिस हो रहा है. तो उसमें भी इंडिकेटेड रहता है अपना ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी. द थर्ड इंडिकेशन इज कॉन्डाइलर.   हाइपरप्लेजिया.
Fourth indication is pathologies. And fifth indication is cosmetic corrections. Now, what are the contraindication of orthognathic surgeries? So, contraindication क्या है? contraindication is over demanding. अगर कोई पेशेंट ओवर डिमांडिंग है फॉर कॉस्मेटिक सर्जरीज तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी. ये एमसीक्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओवर डिमांडिंग पेशेंट फॉर कॉस्मेटिक सर्जरीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर ऑर्थोग्नाथिक सर्जरीज. नाउ व्हाट आर द टाइमिंग? तो इट इज़ डन आफ्टर ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी इज डन आफ्टर ग्रोथ कंप्लीशन. मतलब ग्रोथ कंप्लीट कब होती है? आफ्टर प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट. तो जब प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट ख़त्म हो जाता है उसके बाद अपने को ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर अपन उसके पहले या प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट में ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी करेंगे तो इट में रिलैप्स इफ़ डन ड्यूरिंग ग्रोथ. सो टाइमिंग देख लेते हैं. बॉयज़ में जो प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट आता है वो 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज में आता है एंड गर्ल्स में आता है अपना 14 to 16 ईयर्स ऑफ एज में. ये है प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट का टाइमिंग. तो अपने को इसके बाद ही ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी करनी चाहिए. नाउ अब अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. दैट इज़ द एनवेलप ऑफ डिस्क्रिपेंसी. इसको आप ऑर्थो में भी पढ़ेंगे एंड ओएस में भी अपन ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी के अंदर इसको पढ़ते हैं. द एनवेलप ऑफ डिस्क्रिपेंसी. एनवेलप ऑफ डिस्क्रिपेंसी. दिस इज़ गिवन बाय प्रॉफिट ने इसको दिया था. इस पर एमसीक्यू भी पूछा जाता है. द एनवेलप ऑफ डिस्क्रिपेंसी सेपरेट फॉर द मैक्सिला एंड मैंडिबल. मैंडिबल के लिए अलग होती है, मैक्सिला के लिए अलग एनवेलप ऑफ डिस्क्रिपेंसी है. द एनवेलप ऑफ डिस्क्रिपेंसी हैज़ 3 एनवेलप्स डिनोटिंग द रेंज ऑफ टूथ मूवमेंट. इसके पास 3 एनवेलप है. ठीक है. द एनवेलप discrepancy is different for maxilla and mandible and it has 3 envelopes denoting the range of tooth movement. फर्स्ट इज द इनर मोस्ट एनवेलप की अपन बात करते हैं. द इनर मोस्ट एनवेलप जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे? येलो कलर से. ठीक है. अब ये एनवेलप जो है ये डिनोट करता है अपना, दिस डिनोट्स द extent of the innermost envelope denotes the extent of tooth movement possible by orthodontic treatment. ठीक है. तो जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू जो टूथ मूवमेंट पॉसिबल रहता है वो डिनोट करता है ये इनरमोस्ट एनवेलप. अब ये मैक्सिला के लिए अलग है, मैंडिबल के लिए अलग है. तो इन मैक्सिला एंड इन मैंडिबल. सो मैक्सिला के लिए 4 mm डाउनवर्ड movement is possible by orthodontic treatment. 2 mm upward movement is possible by the orthodontic treatment
and 2 mm advancement is possible and 7 mm setback is possible. अब मैं इसको आपको समझाती हूँ बाय दी डायग्राम। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने मैक्सिला की। मैक्सिला में जो येलो है वो इनरमोस्ट एनवेलप है येलो, ठीक है। अब ये है अपना टिथ। अब इस टिथ में अगर अपन बात करें तो 4 mm डाउनवर्ड मूवमेंट इज़ पॉसिबल। 4 mm डाउनवर्ड मूवमेंट इज़ पॉसिबल। सॉरी, फोर mm डाउनवर्ड मूवमेंट इज़ पॉसिबल, ठीक है। 2 mm अपवर्ड मूवमेंट इज़ पॉसिबल। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो 2 mm एडवांसमेंट इज़ पॉसिबल एंड 7 mm सेटबैक इज़ पॉसिबल। 7 mm क्या हो रहा है? 7 mm हो रहा है सेटबैक, मतलब पीछे। 2 mm क्या हो रहा है? एडवांसमेंट इज़ पॉसिबल बाय द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। 4 mm क्या हो रहा है? डाउनवर्ड मूवमेंट इज़ पॉसिबल। डाउनवर्ड मूवमेंट इज़ पॉसिबल बाय द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। एंड 2 mm अपवर्ड मूवमेंट। 2 mm क्या हो रहा है अपना? अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट इज़ पॉसिबल बाय द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ये समझ आया आपको? ये है इनरमोस्ट एनवेलप, जो कि अपन ने येलो से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू जो टूथ मूवमेंट हो रहा है उसको, ठीक है। ये मैक्सिला का था। नाउ अपन अब बात करते हैं मैंडिबल की। सो मैंडिबल में 4 mm inferior movement is possible by the orthodontic treatment. 2 mm superior movement is possible by the orthodontic treatment. 5 mm advancement is possible and 3 mm setback is possible. इसको भी मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। इफ़ दिस इज़ आवर टूथ, ये अपना टूथ है। द इनरमोस्ट एनवेलप इज डिनोटेड बाय येलो। आई एम सॉरी, द इनरमोस्ट इज डिनोटेड बाय येलो। सो क्या अपन ने देखा था? 4 mm inferior movement is possible। 4 mm inferior movement is possible। 2 mm superior movement is possible। superior movement। 4 mm inferior movement। 5 mm advancement and 3 mm setback is possible, ठीक है। तो ये है अपन ने मैंडिबल और मैक्सिला का इनरमोस्ट एनवेलप दैट इज़ डिनोटेड बाय द येलो विच एक्चुअली डिनोट्स द टूथ मूवमेंट पॉसिबल बाय द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने मिडल एनवेलप की। मिडल एनवेलप
जो कि अपन ग्रीन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये मिडिल एनवेलप है, ये क्या बताता है? सो ड्यूरिंग दी ग्रोथ फेज द पेशेंट ग्रोथ इज मॉडिफाई, अपन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसका बाय यूजिंग myofunctional appliances. सो मायोफंक्शनल अप्लाइंसेस की हेल्प के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? ग्रोथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं, अपना जो मिडिल एनवेलप है वो डिनोट करता है करेक्शन बाय द ऑर्थोडोंटिक्स एंड द मायोफंक्शनल अप्लाइंसेस यूजिंग द ग्रोथ स्पट। मतलब जो अपन करेक्ट कर रहे हैं, अपना जो करेक्शन हो रहा है अपना, द करेक्शन दैट कैन बी done by using orthodontics with myofunctional appliances. Using the growth spurt, ठीक है। This is also called as growth modification and myofunctional therapy. ठीक है, तो अपन देखते हैं जो अपन ने एनवेलप बनाया था येलो, उसके बाहर अपने को एनवेलप बनाना है ग्रीन। सपोज कर लीजिए ग्रीन कलर है एंड द सेकेंड एनवेलप इज़ फॉर ग्रीन कलर एंड दिस डिनोट्स द मायोफंक्शनल थेरेपी। ये क्या डिनोट कर रहा है अपना ग्रीन एनवेलप? मायोफंक्शनल थेरेपी, ठीक है। Now the third envelope, the outermost envelope is for blue color, denotes the scope of correction with orthognathic surgery। मतलब जो करेक्शन का स्कोप रहता है बाय ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी, वो डिनोट करता है आउटर मोस्ट एनवेलप ब्लू। जो ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी से जो मूवमेंट होता है अपना जॉस का, जिसके थ्रू अपना टूथ मूवमेंट हो रहा है, ये सब कुछ आता है अपना जो आउटर मोस्ट एनवेलप है ब्लू से, उस, ठीक है। सपोज दिस इज़ द आउटर मोस्ट एनवेलप ब्लू, it denotes the orthognathic surgery, scope of orthognathic surgery. The outermost envelope blue, it denotes the scope of orthognathic surgery, ठीक है। So these are the envelope of discrepancy and it is different from maxilla and mandible, जैसा कि आपको समझ में आ गया। अब जैसा अपन ने देखा था इंडिकेशन ऑफ ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी, जिसमें अपन ने फर्स्ट देखा था अपना क्लेफ्ट पैलेट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लेफ्ट पैलेट में क्यों ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी इंडिकेटेड रहती है, क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट एक मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल फेशियल डिफॉर्मिटी है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट प्रेजेंट रहता है विथ बायलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। तो जब अपन हार्ट पैलेट का ट्रीटमेंट करते हैं, जब अपन उसको ऑपरेट करते हैं, 9 to 18 मंथ्स ऑफ एज में, तो
तो एक सर्जिकल स्कार आता है और ये सर्जिकल स्कार प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ मैक्सिला। तो अपना क्या हो जाता है, हाइपोप्लास्टिक मैक्सिला हो जाता है। इसीलिए अपन ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी करते हैं, ठीक है, फॉर करेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। नाउ एक कंजेनाइटल क्लास 3 अपन ने देखा था कि कंजेनाइटल जब केस 2 क्या है अपना, दिस इज केस 1, ठीक है। ये क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में अपन देख रहे हैं। सो द सेकेंड केस इज कंजेनाइटल क्लास 3। कंजेनाइटल क्लास 3 में अपन ने क्या देखा था कि देयर इज सीवियर रिवर्स ओवरजेट। मतलब सीवियर रिवर्स ओवरजेट क्या होता है कि मैक्सिला इज वे बिहाइंड, बहुत पीछे है अपने मैंडिबल से। मैंडिबल क्या है अपना, मैंडिबल इज बहुत आगे है मैंडिबल और मैक्सिला बहुत पीछे है। तो ये है कि अपना रिवर्स ओवरजेट है। यूजुअली क्या होता है, अपना जो मैक्सिलरी टीथ हैं वो आगे होते हैं मैंडिबल टीथ से, ठीक है, पर यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। सो ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी is needed and is preceded by orthodontic treatment. And the case 3 is vertical maxilla access। जब vertical maxillary access होता है, मतलब जो अपना मैक्सिला है वो बहुत बड़ा है और मैंडिबल है वो छोटा है, चिन है जो अपना स्मॉल है, लिप इनकॉम्पिटेंसी है, एस्थेटिक करेक्शन रिक्वायर्ड रहता है, तो अपन ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी करते हैं, ठीक है। सो अब अपन देखते हैं सीक्वेंस एंड स्टेप्स फॉर ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी। ये अपन ने जो है अभी अपन ने 3 जो अपने क्लिनिकल एस्पेक्ट से देख लिया था अपन ने। अब अपन देखते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी। सो द फर्स्ट इज कन्वेंशनल एंड सेकेंड इज सर्जिकल फर्स्ट अप्रोच। 2 टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल एंड सर्जिकल फर्स्ट अप्रोच। मतलब सर्जरी पहले हो रही है, सर्जरी फर्स्ट अप्रोच। द कन्वेंशनल इज मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज़ डन बाय द कन्वेंशनल वे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स होता है। मतलब सर्जरी से पहले ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपन टू डीकम्पनसेट दी डेंटल अलाइनमेंट। अब डीकम्पनसेट दी डेंटल माल अलाइनमेंट का क्या मतलब है कि अपने जो आर्चेज़ हैं, जो अपने अगर आर्चेज़ हैं वो ऊपर नीचे हैं, ठीक है, तो अपने जो दांत हैं वो उनको कंपनसेट करने के लिए जो मैक्सिला है वो अगर अपना बहुत बाहर है, तो जो अपने मैंडिबुलर टीथ हैं वो उनको कंपनसेट करने के लिए क्या कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, लिंगुअली टिल्टेड हो जाते हैं। तो अपन को क्या करना है, अपने को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से जो अपने टूथ का है अलाइनमेंट वो ठीक करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, हो सकता है कि अपना जो रिज़ल्ट हो वो और फेशियल एस्थेटिक को वर्सन कर दे, ठीक है। जैसे कि क्लास 3 में स्पेशली जब अपना केस होता है क्लास 3 का, तो जो अपन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं टू करेक्ट द डेंटल रिलेशनशिप, जो अपना मोलर रिलेशनशिप है, जो अपना डेंटल रिलेशनशिप है, उसको ठीक कर रहे हैं
वो क्या कर सकता है, वो हो सकता है कि और वर्सन कर दे, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डीकम्पनसेट द डेंटल माल अलाइनमेंट। अपने को जो करेक्ट करना है डेंटल रिलेशनशिप, क्योंकि फॉर बेटर सर्जरी होने से पहले अपना जो प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, डेंटल रिलेशनशिप प्रॉपर करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए अपन कर रहे हैं अपना प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट फॉर द to decompensate the dental mal alignment. Mal alignment. The second is analysis. एनालिसिस किसके थ्रू कर सकते हैं अपन, एक्सरेज के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आ जाते हैं अपने सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस। सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस में आता है अपना एक लेटरल सेफेलोग्राम, ठीक है, एंड सेकंड इज पीए, पोस्टीरियर एंडर सेफेलोग्राम। ये पोस्टीरियर एंडर सेफेलोग्राम, पीए सेफेलोग्राम इज़ फॉर द एसिमेट्री एनालिसिस। एमसीक्यू पूछा जाता है इससे, ठीक है। एसिमेट्री एनालिसिस के लिए है ये, यूजिंग ग्रूमर एनालिसिस, ग्रूमन्स एनालिसिस। इसके अलावा अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोज़ यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड स्टेप्स इज़ मॉक सर्जरी। अब अपन मॉक सर्जरी, फर्स्ट क्या किया अपन ने, प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर दिया, एनालिसिस कर लिया सैफ के थ्रू, प्रॉपर मॉडल्स के फ़ोटोज़ के थ्रू पूरा एनालिसिस कर लिया। अब अपन मॉक सर्जरी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मॉक सर्जरी परफॉर्म की ताकि क्या हो, एक विजुअल ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव अपने को मिल जाए, ठीक है। एंड फाइनल अपन क्या करेंगे, फिर सर्जरी परफॉर्म करेंगे। और फिर अपन फिफ्थ पोस्ट सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक सेटलिंग, पोस्ट सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक सेटलिंग, ठीक है। ये है कन्वेंशनल वे फॉर ऑर्थोडोंटिक सर्जरी, ऑर्थोग्नाथिक सर्जरीज़। अब अपना सर्जरी फर्स्ट अप्रोच क्या है, सर्जरी फर्स्ट अप्रोच सिंपल है। इसमें क्या होता है, प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स जो है वो अवॉइड करते हैं, ये फास्टर अप्रोच है एंड इसके कुछ बहुत ही कम ही इंडिकेशन होते हैं सर्जरी फर्स्ट अप्रोच के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी। आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में अपन ब्रीफली ऑर्थोग्नाथिक सर्जरीज़ के बारे में देखेंगे। नाउ अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड फॉर फर्दर स्टडी स्टे कनेक्टेड।